जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब कोई? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष रेडी हूं एक नए सीरीज़ के साथ, एक नए इनिशिएटिव के साथ। इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव एक बहुत ब्रॉड है दोस्तों। देखिए, मैं आप सभी के साथ हमारे संविधान के जो प्रोविजंस हैं, हमारे संविधान में जो चीज़ें मेंशन हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके प्रति। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे लिए, वो जब किसी भी लोग के साथ कुछ गलत होता है ना, तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तब गलत होती है जब कोई फोर्सफुली उसके साथ गलत करता है, और एक फैक्टर तब भी गलत होती है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है बट उसे रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसके साथ गलत हो रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको अवेयर ही नहीं है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप उन चीज़ों को लेकर कभी आवाज़ उठाइएगा ही नहीं कि भाई ये चीज़ तो मेरा राइट है, ये चीज़ को कोई कैसे वायोलेट कर सकता है। आप समझ सकते हैं इसका एसेंस क्या है। केवल किसी एग्जाम को क्लियर करना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अवेयर बने, आप अपने राइट्स, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री आपको क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। ठीक है, हमारे इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि एज अ कॉमन सिटीजन you must be aware about your rights, about your responsibilities, and about the provisions which have been mentioned in the constitution for your welfare. ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोस्तों, आप सभी ने आज ना कभी, कभी ना कभी ये चीज जरूर सुना होगा कि फंडामेंटल राइट्स नाम का कुछ तो होता है। बहुत कोई को पता भी होगा कि आपके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, बट स्कूल्स में जो हमें पढ़ाया जाता है वो केवल इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाया जाता है कि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर लें, बट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उस चीज़ों पे बहुत कम फोकस होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जाके उस पढ़ाई का रियल वर्थ है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो ये आपका बहुत, और ये गलती आपकी नहीं है दोस्तों, ये गलती हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स की रही है, बल्कि अभी न्यू चेंजेस आ रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, इट्स ऑप्टिमिस्टिक की चीज़ें बेटर होंगी। बट एक जो जनरल ओरिएंटेशन होता है हमारी सोसाइटी का, कि बच्चों पे ये प्रेशर दिया जाता है कि आप अच्छा मार्क्स लाओ, या तो याद करके लाओ, रट के लाओ, जैसे भी लाओ बट लाओ, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बहुत कम फोकस होता है दोस्तों। इस लेक्चर सीरीज के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सबसे बेसिक सोर्स ऑफ पावर है, उस सोर्स ऑफ पावर को समझने की कोशिश करेंगे, और हर एक इंडिविजुअल को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको एम्पावर करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, विथ दिस ऑब्जेक्टिव आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोर टॉपिक, दैट इज रेफर टू एज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स
दो चीजें मेंशन्ड है इसमें। पहला मेंशन्ड है फंडामेंटल, सेकंड मेंशन है राइट्स। ठीक है, तो अगर आप फंडामेंटल वर्ड पे जाते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल का वर्ड क्या होता है? आप सोचिए क्या होता है फंडामेंटल का मतलब। फंडामेंटल का बेसिक सा मतलब होता है, इट्स कॉल्ड द बेसिक राइट। बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेयर मिनिमम। क्या है? बेयर मिनिमम। फंडामेंटल को आप और क्या कह सकते हैं? पाइवोटल। पाइवोटल। और क्या कह सकते हैं? कोर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। क्या है? सिनोनिम्स हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एज अ सिटीजन हो या एज एन इंडिविजुअल हो, ये ऐसे राइट्स हैं जिसका अस्तित्व बहुत ज़रूरी है आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो आप पूरी तरह से खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कीजिएगा। आपको लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि भाई मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस सोसाइटी में, मेरी क्या ज़रूरत है। बट ये राइट्स के बारे में अगर आपको पता है और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने हमें किस किस टाइप के राइट्स दिए हैं, तो आपको अंदर से फील होगा कि आई एम एम्पावर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। आई होप इसका एसेंस आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इसे फंडामेंटल नाम दिया गया। फंडामेंटल का मतलब सीधा है गाइस कि जब हम कहते हैं कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी बिल्डिंग को अगर हम कितना भी टॉल बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन जो है वो काफी डेप्थ तक रहता है। सो दैट फाउंडेशन ऑफ द राइट्स इज रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि एसेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस पे और कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये राइट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और ये राइट्स नॉर्मल ऑर्डिनरी राइट्स से, ठीक है, ऑर्डिनरी राइट्स से ये कैसे डिफरेंस है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि हमारे पास तो बहुत सारे राइट्स हैं, लीगल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स में डिफरेंस कुछ है क्या? मन में आ रहा होगा आपके मन में। तो आज हम इसको भी समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स में क्या डिफरेंस है गाइस। ठीक है, देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि इस राइट का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए। मान लीजिए मैं एक लोअर शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा एक दोस्त जो है वो ब्राह्मण है। आज एक दिन मेरे दोस्त मेरे पास आया और वो कहा कि विश्व भाई एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, वहां पे एक सरकारी पॉन्ड खुला है, ठीक है, एक सरकारी तालाब खुली है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। इसका पर्पस ये है कि लोग कॉमन बात ले सकते हैं, वहां पे जाके नहा सकते हैं, वहां पे गर्म के समय में उस ठंड पानी का आनंद ले सकते हैं। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला कि ठीक है दोस्तों, चलो यार चलो, तुम अच्छा बोल रहे हो, यहाँ पे खुला, मुझे तो पता नहीं था, चलो चलते हैं। अब जैसे हम तालाब के पास गए, मैं और हमारे दोस्त, तो वहां पे उस तालाब के गेट पे कुछ लोग बैठे थे, मतलब कुछ गार्ड्स बैठे थे। वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड गार्ड्स थे। अब उन गार्ड्स ने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आइए, आपका स्वागत है, बट आप इस रजिस्टर में कुछ मेंशन कीजिए, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। हम बोले ठीक है भाई, कुछ फॉर्मेलिटीज है, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से मेंशन करना चाहिए। सो पहले मैंने अपना नाम लिखा, मेरे दोस्त ने मेरा नाम लिखा, अपना नाम लिखा, फिर से सेकंड उसमें जो क्राइटेरिया था एज था, एज भी डाल दिए, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्राइटेरिया में था कास्ट। अब मुझे पता है मैं शेड्यूल कास्ट से हूं, उसको पता है वो जनरल है, मतलब वो ब्राह्मण है, तो हमने वो भी डाल दिया कि ब्राह्मण हूं मैं, शेड्यूल कास्ट से हूं। तो जैसे मैंने शेड्यूल कास्ट डाला, वहां के गवर्नमेंट जो वहां पे जो पुलिस बैठे थे वो बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। अब मैं सोचा क्यों नहीं जा सकता हूं अंदर? वो बोले नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि मतलब गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस है और इसमें इन कैटेगरी वाले लोगों को इस तालाब में नहाना वंचित है।
अब पॉइंट आती है यहां पे आपकी फंडामेंटल राइट्स की। अगर उस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं गया होता तो मैं उस पुलिस से भिड़ने की हिम्मत ना करता। मुझे पता ही नहीं है भाई, हो सकता है सरकार मेरे लिए ये लॉ मतलब ये तालाब नहीं है, हम क्लास के लिए तालाब नहीं है, बट हमें अगर ये चीज़ पता नहीं है ना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट कुछ है क्या जो ऐसे वायोलेशन से हमें बचाती है। बट अगर वहीं पे अगर मुझे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ा है, पढ़ना मतलब याद नहीं किया है, उसको समझा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा है, और हमें पता है कि अच्छा हमारे पास तो ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी अगर सरकारी संस्थान, कोई भी पब्लिक अगर स्पेस बनाती है तो उस पे वो रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो हम डायरेक्टली उनसे लड़ेंगे कि भाई क्यों आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे उस तालाब में जाने के लिए, क्या मेरी क्या गलती है, मैं क्यों नहीं जा सकता उस तालाब में नहाने। भाई मेरे पास फंडामेंटल राइट है। आप अगर गवर्नमेंट फंडेड एक पॉन्ड बनाए हैं, आप गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट मुझे मेरे कास्ट के बेसिस पे इस तालाब में नहाने से नहीं रोक सकता है। सो यही एक अवेयरनेस, यही एक जो नॉलेज है आपके राइट्स का, वो आपको एम्पावर करेगा और कोई भी स्टेट आपको इस फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है जो आपको संविधान ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि वो लॉ ऑफ द लॉज है, मतलब गार्डियन ऑफ द गार्डियंस है वो, उससे ज्यादा सुप्रीम कोई नहीं। आज हमारे देश में जो भी चीजें हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, जुडिशियरी है, और आपके जो लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर्स हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कुछ नहीं, संविधान से सुप्रीम कुछ नहीं। तो ये अगर एस्पेक्ट की हम बात करें कि भाई क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में, तो ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आज आपको। फंडामेंटल राइट्स को जो हमें देता है, जो गारंटी लेता है कि भाई विश्व, मैं तुम्हें ये फंडामेंटल राइट्स दे रहा हूं, अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है सो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। कौन खड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खड़ा है, संविधान खड़ा है। बट अगर कोई ऑर्डिनरी राइट्स आपकी वायलेट होती हैं तो कोई खड़ा है क्या? बहुत वीक सी चीज खड़ी है। क्या खड़ी है? लॉ खड़ी है, ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ। मतलब किसी भी पार्लियामेंट में कोई लॉ बना दिया गया और ये लॉ का स्ट्रेंथ बहुत कम है, कभी भी चाहे स्टेट इस लॉ को हटा सकती है। बट क्या ये फंडामेंटल राइट जो इसको हटाना पॉसिबल है? हटाना पॉसिबल है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है दोस्तों। और इसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट इसे चाहकर आराम से अगर हटाने लगे तो आपको महसूस होगा कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इस देश में एग्जिस्ट करने के लिए। सो फंडामेंटल राइट जो है वो आपको कोर स्ट्रेंथ देता है टू फील एम्पावर्ड, टू फील स्ट्रेंथफुल। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है दोस्तों वो क्या है समझ सकते हैं, वो हमारा देश का जो पैटर्न है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, सिंपल समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम खुद, इंडिविजुअल खुद लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि भाई 125 करोड़ लोगों के लिए लॉ बनाना इज नॉट ए जोक। हमारे सब, हम लोग रेस के हिसाब से अलग हैं, रिलीजन के हिसाब से अलग है, ठीक है, उसके बाद कास्ट के हिसाब से अलग है। तो हम लोग तो जो लॉज बनाएंगे अपने फेवर के लिए बनाएंगे, वो यूनिवर्सल होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और बोलते हैं कि भाई रेस्पेक्टेड एमपी, रेस्पेक्टेड एमएलए हमारे रीजन के, हमारे कंस्टिट्यूएंसी के, कि आज इलेक्शन में आपको हमने इलेक्ट करके अपने पावर्स को आपको दिया, आज से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे लिए अच्छे लॉज बनाएंगे और हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्टेट, वो जो आपके अपने गवर्नमेंट अपॉइंट किया, इलेक्ट किया है,
वो गवर्नमेंट आपके लिए ही काम करे, माइट भी उसके अंदर घमंड बढ़ जाए और वो बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाए, तब आपको कौन बचाएगा? कोई बचाएगा क्या? वो बोल देगा नहीं है भाई, फंडामेंटल राइट्स नाम का कोई चीज नहीं है, हम मानते नहीं है। अब क्या कीजिएगा? जाके लड़िएगा। उसके पास पुलिस है, उसके पास लॉ है, उसके पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, सब कुछ है उसके पास। आपके पास क्या है? आपके पास तो बस इलेक्शन है। सो ऐसे केस में आपके पास प्रोटेक्शन कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है जब भी स्टेट या कोई भी जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए, जुडिशियरी हो गए, जब कोई भी एरोगेंट टर्न होता है तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटीड फंडामेंटल राइट्स। आई होप ये एसेंस आपको क्लियर होगा। ठीक है। सो दोस्तों, अब आप आपसे हमसे पूछिएगा, एक बात पूछिएगा कि फंडामेंटल राइट्स आप तो कह दिए, आपने बता दिया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बट आप बताइए कि हमको अगर देखना है तो हम कहाँ देखेंगे, कहाँ से पता करेंगे कि भाई ये मेरे फंडामेंटल राइट्स है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उसे हम क्या भी कहते हैं, जैसे पार्ट्स बोलते हैं, हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, और हम लोग कहते हैं शेड्यूल्स। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को जानना है, देखना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जाके आपके पास बुक भी मिलती है मार्केट में, बुक से नहीं देखना है तो जाके आप ऑनलाइन वेबसाइट में सर्च कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीडीएफ, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जाकर पार्ट्स में जाइए, पार्ट 3 में जाइए, ठीक है। पार्ट 3 में जाकर आप आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 को जाके रेफर कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। सो कहाँ जाना है? पार्ट 3 में जाना है। कहाँ जाना है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 को देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, संविधान ने मुझे ये फंडामेंटल राइट्स दिया है, और अगर इसके बारे में मुझे अवेयरनेस है, सो आई विल फील स्ट्रॉन्ग, आई विल फील एम्पावर्ड। सो विद दिस आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम एक एक आर्टिकल को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो केसेस हैं, जिस केसेस में वेरियस डिस्कशंस दिया गया था, उसको डिस्कस करेंगे, और हम जो फाइनल गोल है, वी विल बिकम एम्पावर्ड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। विद दिस ऑब्जेक्टिव आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।